कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव को दिखाया जाता है जो कि अभी रात का सिचुएशन होता है और उस समय सारे लोग सोए होते हैं। पर उसी समय हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक आदमी टहल रहा होता है। असल में वो आदमी का नाम लिंगा होता है और वो इस घर में चेला बनकर रह रहा होता है और उनका गुरु का नाम अबा मूल्य होता है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिंगा इस समय सारे सामान को सही तरीके से मिला रहा होता है, पर तभी अचानक लाइट्स कटना चालू हो जाता है। फिर वो अपने बॉस को ढूंढने लगता है और वो अपने बॉस को ढूंढते हुए घर से बाहर भी निकल जाता है, जहाँ पर वो अपने बॉस को ढूंढते हुए झाड़ियों के अंदर चला जाता है। उसे उस झाड़ियों के अंदर से कोई दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जहाँ पर अपने बॉस को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो उस झाड़ियों की होते हुए सामने वाले पेड़ के पास में जाता है, पर जैसे ही वो पेड़ के पास जाता है उसे कोई मरा पड़ा दिखाई पड़ता है, जहाँ पर कोई और नहीं अब्बा मूल्य होता है, जो कि इस समय मर चुके होते हैं, यानी कि किसी ने उसे मार दिया होता है। अब सीन शिफ्ट होता है 12 घंटे पहले, जहाँ पर अब्बा मूल्य जीवित होते हैं। आगे हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि कुछ एक्टिंग करके रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जिनमें बड़े वाला का नाम ऐनून होती है और छोटे वाली का नाम रिनी होती है। और इन दोनों का तस्वीर तीसरा आदमी यानी कि बगस होता है, जो कि कैमरे के जरिए ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। फिर ये सब एक्टिंग खत्म होने के बाद ऐनून वहाँ से चली जाती है। ऐनून एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है और वहीं पर रहा भी करती है। ऐनून अब्बा मूल्य का बहुत बड़ी फैन होती है, जिसके चलते वो अब्बा मूल्य का हर इंटरव्यू देखने में इंटरेस्ट रखती है। असल में अब्बा मूल्य एक तांत्रिक होता है जो कि कुछ शक्तियों की मदद से गरीब लोगों का इलाज फ्री में करता है। इसीलिए ऐनून वो भी अब्बा मूल्य की तरह बनना चाहती है। अब्बा मूल्य हर बार हर एक आदमी को एक ही बात दोहराने के लिए करता है, बिलीव ऑन मी, और सामने वाले आदमी भी वही करता है, हाँ मैं यहाँ पर विश्वास करता हूँ। जिसके बाद वो बड़े से बड़े बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर देता है। पर उसी समय पीछे हमें उसका टीचर दिखाई पड़ता है, जहाँ पर ऐनून उसके साथ रहा करती है। तभी ऐनून जाकर अपने टीचर से बातें करता है कि अब्बा मूल्य कितना अच्छे आदमी है जो आदमियों का इलाज करता है। जहाँ पर उसका टीचर कहता है ये एक ढोंगी है और किसी को तकलीफ है तो वो डॉक्टर के पास जाए। फिर इन दोनों के बीच बातचीत चलता है, जिसके बाद टीचर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बैठकर नमाज पढ़ने के लिए आए होते हैं और उन लोगों के पीछे ये दोनों भी प्रेयर करने के लिए आए होते हैं। ऐनून असल में अनाथ होती है, जिसके चलते वो पूरी साल स्कूल में रहा करती है, जहाँ पर रिनी अपने घर से आई होती है, जहाँ पर ये दोनों घर जाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक रिनी कहती है तुम यहाँ पर अकेली हो, जिसके चलते मैं अपने घर पर नहीं जाने वाली और जो कल छुट्टियाँ है इसीलिए हम दोनों साथ में रहेंगे। आगे हमें एक बच्ची और उसके पिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों अब्बा मूल्य से कुछ मदद लेने के लिए आए होते हैं। लिंगा उस आदमी को अपने बॉस अब्बा मूल्य से मिलने के लिए कहता है, जहाँ पर वो आदमी खुशी खुशी अपनी बेटी को वहीं पर रखकर अब्बा मूल्य से मिलने के लिए चला जाता है। पर तभी अचानक उसकी बेटी वहाँ से उठकर बगल वाले घर के अंदर चला जाता है। असल में उसे प्यास लगा होता है और वो पानी पीने के लिए पानी ढूंढ रही होती है और वो जैसे तैसे करके पानी पीने के लिए जगह पर पहुँच जाती है। पर जैसे ही वो पानी पीने लगती है, अचानक उसके बगल में एक दूसरा टैप होता है जिसमें पानी ऑटोमेटिक आने लगता है। तभी वो टैप जाकर फिर से बंद कर देती है और पानी पीने लगती है। तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है। इधर वो आदमी अब्बा मूल्य से कुछ पैसे लेने के लिए आया होता है, पर उस आदमी को पैसे के बदले में कुछ सेक्रीफाइस करना होता है और वो सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद उसे थोड़े से पैसे भी मिलता है। इधर उसकी बेटी पानी पीने के बाद एक जगह पर बैठकर प्रेयर कर रही होती है, पर तभी अचानक उसके पीछे एक टेबल खड़ा दिखाई पड़ता है और वो टेबल धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा होता है। असल में वो लड़की किसी जगह पर आई होती है और वो कोई मस्जिद नहीं होता, और वो लड़की जैसे ही खड़ी होने वाली होती है उसके पीछे हमें एक बहुत बड़ा डेविल को दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी खतरनाक होता है। ऐनून और रिनी रात को कहीं पर जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक रिनी कहती है मेरा अभी पीरियड चल रहा है और मैंने अभी सामान को नहीं लाया है, जहाँ पर रिनी ऐनून को वहीं पर छोड़कर उस सामान को लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर रिनी अकेली पड़ जाती है। अचानक रिनी को कुछ आवाजें सुनाई देता है, जहाँ पर उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है, पर जैसे ही ऐनून उसके पास जाती है उसके सामने अब्बा मूल्य उसे दिखाई पड़ता है और वो इस सीन को देखकर काफी चकित हो जाती है कि अब्बा मूल्य दूसरे गांव में रहा करते हैं, अचानक इस जगह पर आए कैसे। पर तभी अचानक अब्बा मूल्य एक चाकू की मदद से अपने गले को काटने लगता है, जिसके बाद ऐनून काफी डर जाती है। तभी अचानक से पीछे रिनी वहाँ पर चली आती है। फिर इन दोनों को सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐनून जैसे ही घर पर जाती है, यानी कि वो बोर्डिंग स्कूल में जाती है, तभी हम उसके टीचर को फोन पर बातें करते हुए देखते हैं और अचानक एक न्यूज आता है जिसमें
में कहा जाता है कि अब्बा मूल्या का अभी देहांत हो चुका है। और ये न्यूज सुनकर अनून काफी शौक हो जाती है कि जिससे मैं मिलना चाहती थी वो इस दुनिया में अभी नहीं रहे। तभी उसकी टीचर उसे एक सामान देता है जहाँ पर वो कहता है अब्बा मूल्या कोई और नहीं तुम्हारे पिता थे और तुम्हारी माँ मरने से पहले तुम्हें यहाँ पर छोड़ के गई थी और इसके बारे में तुम्हें ना कहा जाए ये तुम्हारी माँ ने हमसे कही थी। फिर ये बातें सुनने के बाद अनून पूरी तरह शौक हो जाती है और वो अपने टीचर से काफी नाराज भी हो जाती है, जहाँ पर वो कहती है आपने इसके बारे में मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? यदि आपको मालूम था और आप हमें बताए होते तो अब तक हम जाकर अब्बा मूल्या से मिल चुके होते क्योंकि वो मेरे पिता हैं। जहाँ पर उसका टीचर कहता है तुम्हारी माँ ने हमसे जो कहा था मैंने वही कहा, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ ने हमसे ये भी कहा था कि मेरी बेटी यानी कि अनून को कभी भी उस घर में ना भेजा जाए। जिसके बाद थोड़ी देर ये दोनों और बातें करते हैं और वो टीचर वहाँ से चला जाता है। टीचर जो सामान उसे दिया होता है उसके अंदर कुछ पैसे होते हैं, उस सामान के अंदर कुछ तस्वीरें भी होता है जिसमें उसके पिता अब्बा मूल्या और उसकी माँ का तस्वीर होता है। जहाँ पर वो उस सामान को लेकर अपने दोस्त रिनी के पास जाती है और उसके साथ अपने पिता से मिलने के लिए उस बोर्डिंग स्कूल से चुपचाप वहाँ से निकल रही होती है। पर तभी अचानक उनके सामने उसका दोस्त बागस वहाँ पर चला आता है, जहाँ पर ये तीनों एक साथ होकर अब्बा मूल्या से मिलने के लिए चले जाते हैं। अब्बा मूल्या रास्ते में जाते हुए उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है जैसे कि उसे कोई पुकार रहा है। फिर उस आवाज को इग्नोर कर तीनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी इस समय तीनों अब्बा मूल्या के गांव में पहुंच चुके होते हैं, जहां पर ये तीनों अब्बा मूल्या के घर पर जा रहे होते हैं। अनून लिंगा से बातें करके सभी घर के अंदर जाते हैं। उस घर के अंदर अब्बा मूल्या हमें दिखाई पड़ता है जो कि इस समय मृत अवस्था में होते हैं और जो सिंबल उसके पिता के हाथों पर बना होता है वही सिंबल उसकी बेटी यानी कि अनून के हाथों पर भी होता है। उसी के बगल में एक औरत बैठी होती है जो कि अब्बा मूल्या का तीसरी बीबी होती है और वो इस समय पेट से होती है जिसका नाम एजिंग होती है। अब्बा मूल्या इस समय मर चुके होते हैं जिसके चलते सारे लोग मिलकर उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। सभी फैमिली मेंबर उस घर में एक साथ होते हैं। तभी लिंगा अनून को बुलाकर कहीं पर ले जाता है। बाकी ये दोनों दूसरे कमरे में ठहरने के लिए चले जाते हैं। आगे हम लिंगा और अनून को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लिंगा कहता है तुम्हारे पिता जिस रास्ते पर चला करते थे अब तुम्हें उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। जहाँ पर अनून उस बात को सुनकर उस रास्ते पर चलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद लिंगा एक किताब को लेने के लिए चला जाता है। तभी अनून उस जगह पर अकेली हो जाती है और उसके सामने एक लाल पर्दा होता है, जहाँ पर उस लाल पर्दे को देखने में लगता है कि उसके पीछे कोई छुपा होता है। पर वो जैसे ही पर्दे को हटाती है उसके सामने कोई नहीं होता। पर वो जैसे ही पीछे मुड़ती है फिर से उस पर्दे के पीछे कोई होता है। पर जैसे ही अनून पीछे मुड़ती है उसे कोई पर्दे के पीछे छुपा जैसा लगता है। पर तभी अचानक उसे कोई धक्का देकर गिरा देता है, जहाँ पर वो काफी डर जाती है। पर तभी अचानक उसके पास में लिंगा आता है जिसका हाथों में किताब होता है और वो किताब का नाम पढ़े पोकन होता है। जहाँ पर लिंगा कहता है इसी किताब के जरिए तुम अपने पिता के रास्ते पर जा सकती हो। जिसके बाद अनून उस किताब को अपने पास में रख लेती है। आगे हमें बगस को दिखाया जाता है, वो उसी घर में जाता है जहाँ पर एक दिन पहले एक छोटी बच्ची आई होती है। असल में बगस इस जगह पर नमाज पढ़ने के लिए आया होता है। पर जैसे ही वो माइक के जरिए बोलने के लिए जाता है लिंगा आकर उसे माइक में पुकारने से मना कर देता है। और ये बातें सुनकर बगस थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है कि ये तो एक अच्छा बात है, ये मना क्यों कर रहा है। फिर इस बात को इग्नोर करके बगस वहीं पर बैठकर नमाज पढ़ने लगता है। पर जैसे ही वो नमाज पढ़कर सिर को उठाता है उसे ये दिखाई देता है कि डायरेक्शन चेंज हो चुका है और वो काफी शॉक हो जाता है। जहाँ पर वो समझ जाता है इस जगह पर यानी कि इस गांव में कुछ गलत हो रहा है। फिर वो ये बातें जाकर रिनी को सुनाता है, जहाँ पर रिनी उसकी बात को टालने लगता है। उसे लगता है कि ये हमसे मजाक कर रहा है। पर जैसे ही वो दोनों बैठे होते हैं उसके सामने से अनून आती है और सामने होते हुए चली भी जाती है। और जाने से पहले रिनी उसे कुछ पूछती है पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। जिसके बाद रिनी उसके पीछे चली जाती है। एक कमरे के अंदर अनून उस किताब को पढ़ रही होती है और उसकी बगल में रिनी खड़ी होती है। रिनी खड़े होकर अपने नेल को काट रही होती है, जहाँ पर वो कैमरा को ऑन करके बगल पर रख देती है और नेल काटते हुए उसकी थोड़ी सी उंगलियां कट जाती है, जहाँ पर काफी सारे ब्लड आने लगते हैं। जिसके बाद रिनी अनून के पास जाती है। इधर बागास को कुछ डाउट लगता है, जहाँ पर वो छोटी सी खिड़की के अंदर झांक रहा होता है। पर तभी अचानक उसके पीछे अनून चली आती है, जहाँ पर बागास अनून को देखकर शॉक हो जाता है। जहाँ पर बागास कहता है तुम यदि यहाँ पर हो तो रिनी के साथ कौन है। जहाँ पर ये दोनों रिनी के पास जाते हैं। इधर रिनी अनून के साथ बैठी होती है। पर तभी अचानक उसके पीछे अनून और बागास वहाँ पर पहुँच आता है। पर तभी अचानक रिनी अपने आप को अकेली पाती है, जहाँ पर रिनी उस कैमरे में कैद हुए सीन को देखती है। पर उस कैमरे के अंदर बस रिनी ही होती है, वहाँ पर कोई अनून नहीं होती। जिसे कंफर्म हो जाता है कि इस घर में कुछ
अजीब हादसा हो रहा है। जिसके बाद बागास और रिनी उस घर को अभी छोड़ने के लिए कहते हैं, जहाँ पर ऐनुन कहती है तुम दोनों को जाना है तो जाओ, पर मैं यहीं पर रहूंगी। जिसके बाद ऐनुन अपने कमरे में चली जाती है। एक बच्चे को हम कुछ पेपर पढ़ते हुए देखते हैं जिसका नाम रहमत होता है। रहमत असल में अब्बा मुलिया का दूसरा बीबी का बेटा होता है और ऐनुन अब्बा मुलिया का पहला बीबी का बेटी होती है, इसलिए ये दोनों भाई बहन होते हैं। एजिंग जो अब्बा मुलिया का तीसरी बीबी होती है, उसका बच्चा अभी पेट में होता है और इस वक्त एजिंग उस छोटे बच्चे यानी कि रहमत का ख्याल रख रही होती है। कुछ समय के बाद हम एजिंग को सोते हुए देखते हैं, पर अचानक कोई बेड पर से उसका कपड़ा घींच रहा होता है। तभी उसे ख्याल आता है मेरे ऊपर से जो कपड़ा था किसी ने घींच लिया है। जहाँ पर वो देखने लगती है तभी उसके सामने वो पर्दा नीचे गिरा पड़ा होता है, पर उसके अंदर कोई छुपा होता है। पर जैसे ही वो पर्दे को हटाती है उसके अंदर रहमत पहले से बैठा होता है। जिसके बाद ऐनुन पूछती है तुम यहाँ पर क्यों छुपे हो? जहाँ पर रहमत कहता है हमारे सामने अब्बा मुलिया आ रहे हैं। पर तभी हमें उन दोनों के सामने अब्बा मुलिया का पैर दिखाई पड़ता है। पर जैसे ही एजिंग अपने सर को सीधे घुमाती है तभी उसके सामने एक आदमी का लाश दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो डरकर उस सपने से जाग जाती है। आगे हमें एक गुफा दिखाई पड़ता है जिसके अंदर लिंगा ऐनुन को ले जा रहा होता है। जिस रास्ते पर अब्बा मुलिया चला करते थे उसी रास्ते पर चलने के लिए ऐनुन इस समय लिंगा के साथ इस जगह पर वही शक्तियाँ पाने के लिए आई होती है। उस पूजा के दौरान ऐनुन के दोनों हाथों और पैरों पर चाकू से एक बार वार किया जाता है, जिसके बाद एक डीमन आकर उसे शक्तियाँ देता है। यहाँ तक कि वो डीमन ऐनुन के शरीर में समा जाता है, जो कि कभी कभार ऐनुन के ऊपर हावी होता है और ये सब कराने वाला लिंगा होता है। रहमत इस वक्त सो रहा होता है, पर तभी अचानक वो जाग जाता है। पर तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देता है, जहाँ पर वो देखने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो खिड़की के जरिए बाहर देखता है उसे ऐनुन दिखाई पड़ता है, जो कि इस वक्त उस डीमन के वश में होता है। इस वक्त ऐनुन पूजा संपन्न करके बाहर आई होती है और उस जगह का सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर इसके बारे में जाकर रहमत बागस को बता देता है कि ऐनुन के साथ ये सब हो चुका है। जैसे ही ऐनुन को होश आता है वो अपने हाथों पर कटे हुए निशान को देखती है, जो कि निशान उसके पैरों में भी होता है। तभी रहमत जाकर बागास से मिलता है और बागास को कहता है आप इस समय जाकर नमाज पढ़िए और वो भी माइक के जरिए, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस गाँव में क्या हो रहा है। जहाँ पर बागास नमाज पढ़ने के लिए जाने लगता है, पर जैसे ही बागास नमाज पढ़ना स्टार्ट करता है वो भी माइक के जरिए, और ये आवाज सुनने के बाद ऐनुन को काफी तकलीफ होने लगता है, जैसे कि वो आवाज उसके लिए बुरा भला हो। यहाँ तक कि वो छोटी लड़की जो कि डीमन द्वारा इन्फेक्ट हो चुकी थी उसको भी काफी तकलीफ होने लगती है। यहाँ तक कि उस बच्ची का पिता जो कि उस समय कुछ पैसे लेने के लिए अब्बा मुलिया के पास गया होता है, उसे भी वो आवाजें सुनकर काफी तकलीफ होने लगता है। यहाँ तक कि दूसरे घर में भी जो आदमी अब्बा मुलिया से मदद लिए होते हैं वो सभी को कुछ न कुछ तकलीफ होने लगता है। यहाँ तक कि जो दवा अब्बा मुलिया ने सभी को दिया होता है उस दवा के अंदर सारे कीड़े लगने लगते हैं, जिसे देखकर दुकानदार भी शौक हो जाता है। जो आदमी अब्बा मुलिया से मिला होता है या फिर अब्बा मुलिया के रास्ते पर चले होते हैं वो सभी लोग डीमन से अफेक्ट होते हैं। और आप इस समय शीशे के अंदर शैतानी रूप को देख सकते हैं। जो आदमी उस डीमन से पोजेस्ड हुए होते हैं वो सभी उस आवाज को सुनकर काफी तकलीफ में पड़ जाते हैं, जैसे कि वो आवाज उन सभी के लिए बहुत बड़ा शराप हो। और इस नमाज को बागस पढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक बागस को उस नमाज पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, जहाँ पर वो नमाज पढ़ना बंद कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही वो नमाज पढ़ना बंद कर देता है यहाँ पर जो लोग पोजेस्ड होते हैं वो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। पर तभी अचानक बागस के पास ऐनुन और रिनी पहुँच आते हैं, जहाँ पर ये दोनों कहते हैं क्या तुम ठीक हो? जहाँ पर बागस कहता है इस जगह पर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। जिसके बाद ये दोनों नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और रिनी बाहर रुकी होती है। नमाज पढ़ने के वक्त जैसे ही बागस पीछे की तरफ मुड़ता है उसे उस जगह पर ऐनुन नहीं दिखाई पड़ता। पर तभी अचानक हम ऐनुन को छत पर लटकते हुए देखते हैं, जो कि इस वक्त डीमन से पोजेस्ड हो चुकी होती है और ये वक्त डीमन उसके शरीर में एक्टिव होता है। जिसके बाद ऐनुन रहमत पर हमला कर देती है। पर तभी अचानक बागस अल्लाह का नाम लेता है, जिसके बाद ऐनुन होश में आ जाती है। अगली सुबह सभी लोग घर के अंदर रहते हैं, पर तभी अचानक बाहर से कुछ लोग आकर उनसे सवाल जवाब करने लगता है, जिसमें लिंगा भी शामिल होता है। जहाँ पर सभी लोग पूछताछ करते हैं कल रात कौन नमाज पढ़ रहा था। जिसके बाद इन सभी के बीच थोड़ी देर के लिए बहस होता है, जहाँ पर सभी लोग कहते हैं इस गांव में नमाज नहीं पढ़ा जाता, यहाँ पर हमारे लिए देवता कोई और नहीं अब्बा मुलिया थे।
फिर ये सब बातें होने के बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सभी लोग घर में एक साथ बैठते हैं और बातें करते हैं इस जगह पर नमाज क्यों नहीं पढ़ा जाता, जहाँ पर इस चीज का जवाब एजेंग और रहमत देते हैं। जहाँ पर एजेंग कहती है रहमत का जो एक दाहिना पैर है वो अपांग है, जिसे ठीक करने के लिए अब्बा मूल्य पूरा प्रयास किए पर उनसे भी ये ठीक नहीं हो पाया। जिसके बाद ऐनून पूछती है अब्बा मूल्य को किसने मारा है, जहाँ पर रहमत कहता है अब्बा मूल्य कोई अच्छा आदमी नहीं था, उसने काफी गलत काम किए हैं। जहाँ पर ऐनून गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद बागस रिनी से पूछता है कि यहाँ के लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते, पर तभी अचानक ये आवाजें सुनकर रहमत कहता है बस यहाँ के लोग नहीं, यदि कोई लोग बाहर से भी इस गांव में आता है तो कुछ दिन रहने के बाद वो भी नमाज पढ़ना छोड़ देता है। और जो यहाँ के लोग हैं बाहरी दुनिया से उल्टा काम करते हैं। जहाँ पर सारे लोग नमाज पढ़ते हैं तो इस गांव का लोग नमाज नहीं पढ़ते, बस अब्बा मूल्य का बात सुनते हैं। रहमत उन दोनों को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसके अंदर अब्बा मूल्य का काला चिट्ठा रखा गया होता है। रहमत ये भी कहता है अब्बा मूल्य बुरे चीजों से शक्तियाँ लेता है और वो शक्तियाँ पाने के लिए बुरे काम करता था। जिस जगह से अब्बा मूल्य शक्तियाँ लेता था उस जगह पर रहमत उन दोनों को ले जाता है। उस जगह पर जाने के लिए उन्हें एक चाबी का जरूरी पड़ता है जो कि एक किताब के अंदर रखा गया होता है। उस किताब के अंदर एक चाबी होता है। वो चाबी लेने के बाद वो तीनों एक दरवाजे को खोलते हैं जिस दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़ा गुफा होता है। उस गुफा के अंदर होते हुए बागस और रिनी आगे बढ़ते हैं और रहमत दरवाजे पर खड़ा रहता है जिससे वो दरवाजे पर नजर रख पाए। ये दोनों कुछ दरवाजे खोलते हुए अंदर की तरफ जाते हैं और इस समय रिनी के हाथों में वही कैमरा होता है जो कि वो अपने पास हमेशा रखती है और वो इस समय सारे सीन को शूट कर रही होती है। रिनी कैमरे के जरिए शूट करते हुए एक दूसरे कमरे में चली जाती है जिसके सामने अब्बा मूल्य का तस्वीर रखा गया होता है। पर तभी अचानक उसे कैमरे के जरिए कुछ दिखाई पड़ता है जैसे कि कोई पर्दे के पीछे छुपा गया हो। जब रिनी कैमरे के जरिए देखती है उसे सामने एक आदमी दिखाई पड़ता है जो कि पर्दे में छुपा होता है। पर जैसे ही वो कैमरा को हटाती है उसके सामने वहाँ पर कोई नहीं होता और इस सीन को देखकर रिनी काफी घबरा जाती है कि इस जगह पर भी कुछ अजीब हो रहा है और वो चीज कैमरे के जरिए रिनी के पास आ रहा होता है। तभी अचानक रिनी डर कर नीचे गिर जाती है। तभी उस जगह पर बागस वहाँ पर पहुँच आता है और रिनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों आगे बढ़ते हुए एक दरवाजे के पास जाते हैं जिसके अंदर छोटा सा एक होल होता है और उन्हें लगता है इस दरवाजे के पीछे कोई छुपा है या फिर किसी को रखा गया होगा। जहाँ पर ये दोनों मिलकर उस दरवाजे को धीरे धीरे खोलने लगते हैं। पर जैसे ही वो दरवाजा थोड़ा सा खुलता है उस दरवाजे के अंदर से काफी सारे हाथ बाहर निकलने लगते हैं जो कि डीमन का होता है। जहाँ पर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस दरवाजे को बंद करने लगते हैं पर वो दरवाजा चाहकर भी बंद नहीं हो पाता। जिसके बाद ये दोनों छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं पर तभी दोनों जाकर एक दरवाजे के अंदर फंस जाते हैं जिसका दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और वो चाहकर भी नहीं खुलता। पर तभी अचानक उनके पीछे उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है। पर जैसे ही ये दोनों मुड़कर पीछे देखते हैं उनके सामने कुछ मरे हुए आदमी होते हैं जो कि सिर झुकाकर बैठे होते हैं और ये नजारे देखकर दोनों काफी डर गए होते हैं जो कि देखने में काफी भयानक होता है जो कि रिकॉर्डिंग के दौरान भी उन्हें दिखाई पड़ रहा था। पर जैसे तैसे करके वो दोनों अल्लाह का नाम लेते हैं तभी वो दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों उस जगह से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर ये सारे सीन उस कैमरे के दौरान रिकॉर्ड हो रहा होता है और उस कैमरे को रिनी ने उसी जगह पर छोड़कर चले आए होते हैं। आधी रात को हम ऐनून को रास्ते पर चलते हुए देखते हैं जो कि इस समय डीमन से पोजेस्ट होती है और ये नजारे गाँव के सारे लोग देख रहे होते हैं। जिसके बाद सारे लोग ऐनून का पीछा करते हुए आ रहे होते हैं। तभी सारे लोग एक जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर ऐनून खड़ी होती है। एक औरत जिसका हाथ काम नहीं करता वो ऐनून के पास जाती है और कहती है मेरे हाथ को ठीक कर दो। जहाँ पर ऐनून कुछ मंत्र पढ़ती है और उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये नजारा सारे गाँव लोग देख रहे होते हैं और गाँव वाले समझ जाते हैं अब्बा मूल्य का दूसरा रूप यानी कि ऐनून इस गाँव में आ चुकी है। और ये सारे सीन को रहमत देख रहा होता है और इस बात को जाकर रहमत एजिंग को बताता है। जहाँ पर एजिंग समझ जाती है यहाँ के लोग सुधरने वाले नहीं है, सारे लोग अब्बा मूल्य पर विश्वास करेंगे और उनका ही विनाश होने वाला है। जहाँ पर ये दोनों घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इधर ऐनून जो इस समय डेविल से पोजेस्ट होती है जिसके चलते जो लोगों को तकलीफ होता है वो उसे ठीक कर रही होती है। पर तभी अचानक उस जगह पर बागस आता है और ऐनून को होश में आने के लिए कहता है। पर ये बात से लिंगा सहमत नहीं होता। लिंगा को लगता है इस गाँव में पहले अब्बा मूल्य होते थे जो कि गाँव के लोगों का दुख तकलीफ समझते थे और इस वक्त अब्बा मूल्य के जगह पर ऐनून आई है। जहाँ पर बागस को इस जगह से जाने के लिए कहा जाता है। पर बागस ऐनून को बार बार समझाता है कि हम तीनों को यहाँ से चला जाना चाहिए इस गांव को छोड़कर। जहाँ पर ऐनून इस बात को इनकार करके कहती है मैं यहीं पर रहूंगी और मैं कहीं पर जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड रिनी भी उसे समझा
समझाती है, जहाँ पर ऐनुन इस बात को पूरी तरह इनकार कर देती है। फिर ये दोनों बागस और रिनी कमरे में चले आते हैं। इधर लिंगा ऐनुन के लेकर उसी जगह पर आया होता है जिस जगह पर अब्बा मूलिया हर बार आते थे शक्तियाँ लेने के लिए, और ये दोनों इस जगह पर फिर से वापस आए हैं ये जानने के लिए कि अब्बा मूलिया को किसने मारा है। जहाँ पर ये दोनों मिलकर पूजा पाठ फिर से चालू करते हैं, जहाँ पर पूजा के दौरान ऐनुन को मालूम पड़ता है अब्बा मूलिया को मारने वाला कोई और नहीं रहमत और एजिंग है। जिसके बाद ऐनुन उन दोनों को मारने के लिए काफी उत्साहित होती है, यहाँ तक कि काफी गुस्से में होती है, यहाँ तक कि उन दोनों को मारने के लिए अपने शक्तियों को बढ़ाती है। जहाँ पर लिंगा कहता है ये तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकता है क्योंकि ज्यादा शक्तियाँ होने के बाद तुम इससे काबू ना कर पाओ और ये तुम पर हावी ना हो जाए। शाम के वक्त एजिंग और रहमत उस घर को छोड़कर जा रहे होते हैं और इस वक्त वो झाड़ियों के होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर तभी अचानक रहमत को कुछ आवाजें सुनाई देता है। जिसके बाद ये दोनों मुड़ कर देखते हैं पर उस जगह पर कोई नहीं होता। तभी ये दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं पर अचानक रहमत को कोई खींच कर ले जाता है। जहाँ पर एजिंग रहमत को ढूंढने लगता है, रहमत को कोई खींच कर दूसरे जगह पर ले आता है जहाँ पर वो काफी चिल्लाकर एजिंग को पुकार रहा होता है, जो कि कहने के लिए उसका भी माँ होती है। एक तरफ रहमत चिल्ला रहा होता है, दूसरी तरफ एजिंग चिल्ला रही होती है। तभी अचानक रहमत पीछे मुड़कर देखता है और उसके सामने एक औरत उसे दिखाई पड़ता है जो कि पोजेस्ड होती है। वो लड़की कोई और नहीं ऐनुन होती है। तभी हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब्बा मूलिया डेविल से शक्ति ले रहा होता है और उसका काला चीठा एजिंग जान चुकी होती है। जहाँ पर अब्बा मूलिया कहता है मुझे इस शक्ति पाने के लिए किसी का बलिदान देना होता है। यहाँ तक कि अब्बा मूलिया कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब तुम आ गए हो तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। जहाँ पर एजिंग कहती है मैं समझ गई, इसी शक्तियाँ पाने के लिए तुमने पहली बीबी यानी कि ऐनुन की माँ को मार दिया था, यहाँ तक कि इसी शक्तियाँ पाने के लिए तुमने रहमत की माँ को भी मार दिया था, और तीसरी मैं हूँ जो कि तुम अब मुझे मारना चाहते हो इस शक्तियाँ को पाने के लिए जो कि डेविल द्वारा तुम्हें मिलता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐनुन पोजेस्ड होती है और ये वक्त ऐनुन के ऊपर डेविल हावी हो चुका होता है जो कि रहमत और एजिंग को मारना चाहता है। और दूसरी तरफ जो हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है वहाँ पर रहमत आकर अपने पिता अब्बा मूलिया का गेम बजा देता है, जिसके बाद अब्बा मूलिया मारा जाता है। इधर एजिंग रहमत को बचाते हुए ऐनुन के हाथों मारी जाती है, पर जैसे ही रहमत वहाँ से भाग रहा होता है उसके सामने उसे बागस दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो बागस की मदद से उस जगह पर वापस आता है अपनी माँ को बचाने के लिए, पर उस जगह पर एजिंग नहीं होती। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये तीनों बागस, रिनी और रहमत घर पर आने के बाद उस किताब के जरिए उस डेविल को कैसे मारा जाए ये पता करते हैं। जहाँ पर बागस उस किताब को पढ़ता है और किताब को पढ़ने के दौरान उसे मालूम पड़ता है इस डेविल को वही मार सकता है जो कि उसके खानदान का हो, यानी कि जिसके अंदर वो डेविल छुपा है या बैठा है उसके खानदान का या फिर उसी के खून का कोई होगा तो वही मार सकता है। जहाँ पर ये तीनों समझ जाते हैं ऐनुन का भाई रहमत है और ये दोनों का पिता एक ही है, जहाँ पर रहमत ऐनुन को मार सकता है। पर तभी बागस कहता है हमें अपने दोस्त को बचाना है, उसे मारना नहीं है। आगे हमें ऐनुन को दिखाया जाता है जो कि एजिंग को घसीट कर उस घर के पास लाई होती है, जहाँ पर ये तीनों घर के बाहर जाते हैं और ये सीन देखकर रहमत काफी तकलीफ में पड़ जाता है कि मेरी वजह से मेरी माँ को मारा गया है। और ये सारी नजारे गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर देख रहे होते हैं, जहाँ पर गांव के लोग भी समझ गए होते हैं इस वक्त ऐनुन के सर पर डेविल है, जिसके चलते वो ये सब कर रही है। जहाँ पर ऐनुन उसी वक्त एजिंग को पूरी तरह खत्म कर देती है, जिसके बाद कुछ लोग मिलकर ऐनुन को एक पेड़ में बांध देते हैं। जहाँ पर लिंगा भी आकर कहता है तुम पे वो डेविल हावी हो चुका है और ऐनुन को होश में आने के लिए कहता है। जहाँ पर लिंगा फिर से कहता है इस गांव में तुम्हारी जरूरत है, पर उसके बावजूद ऐनुन लिंगा को मार देता है और ये सारे नजारे को पूरे गांव वाले देख रहे होते हैं। तभी अचानक बागस उसी जगह पर नमाज पढ़ने लगता है, जो कि आवाजें सुनने के बाद ऐनुन काफी चिल्लाने लगती है। बागस अपनी ओर से पूरे जान डालकर नमाज पढ़ रहा होता है और गाँव के दूसरे ओर से काफी सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं जो कि दूसरे डेविल होते हैं। जहाँ पर बागस के साथ कुछ लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ से वो आवाजें आ रहा होता है। ये दोनों के साथ काफी सारे लोग उस गुफा के होते हुए अंदर जा रहे होते हैं, पर जैसे ही कुछ लोग एक कमरे के अंदर जाते हैं वहाँ पर काफी सारे लोगों को कपड़े होते हुए बांध कर टांगा गया होता है, जो कि ये नजारा देखने में काफी भयानक होता है। जहाँ पर ये सभी लोग मिलकर जिस कपड़े के अंदर लोगों को बांधा गया होता है उन सभी को उतार देते हैं, जिनमें काफी सारी लड़कियां होते हैं। घर के बाहर जो ऐनुन को बांध कर रखा गया होता है, पर तभी अचानक ऐनुन उस जगह से गायब हो जाती है। इधर बागास के साथ कुछ लोग जो आदमी
आदमी मर चुके होते हैं उन्हें उन कपड़ों से बाहर निकाल रहा होता है, पर अचानक सारी मुर्दे अपने आप सिर को नीचे कर लेते हैं जैसे कि उनमें जान आ गया हो। जहाँ पर बागस समझ जाता है बाहर कोई आया है। जहाँ पर कुछ लोग बाहर की तरफ देखने लगते हैं। फिर उन्हें उनके सामने ऐनून दिखाई पड़ती है जो कि इस समय उसके ऊपर डेविल हावी होता है, जिसके चलते सारे लोग काफी डर चुके होते हैं। पर तभी अचानक बागस वहाँ पर नमाज पढ़ने लगता है और उस आवाज के चलते ऐनून को काफी तकलीफ होने लगता है। जहाँ पर ऐनून उस आवाज को ज्यादा देर तक सुन नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। फिर कुछ समय के बाद ऐनून के शरीर से वो डेविल चला जाता है, जिसके बाद ऐनून होश में चली आती है। आगे हम सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठे होते हुए देखते हैं जहाँ पर सभी नमाज पढ़ने के लिए मान गए होते हैं। उस वक्त सारे लोग चले जाते हैं और ये चारों वहीं पर ठहरे होते हैं जहाँ पर ये सभी बैठकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। पर तभी अचानक रिन्नी को कुछ अजीब लगता है जहाँ पर वो मुड़कर देखती है। पर जैसे ही वो मुड़कर देखती है उसके सामने उसे ऐनून दिखाई पड़ता है जो कि इस समय पोजेस्ट हो चुकी होती है। और इस वक्त कोई और नहीं अब्बा मुलिया होते हैं जो कि इस वक्त रिन्नी के ऊपर हमला करने लगता है। पर तभी रिन्नी उस जगह पर अल्लाह का नाम लेने लगता है, जिसके बाद वो डेविल कहता है तुम मेरा नाम लो। जहाँ पर रिन्नी कहती है मैं अल्लाह का ही नाम लूंगा, तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। जिसके बाद वो डेविल ऐनून का शरीर छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद ऐनून होश में चली आती है। अगली सुबह जो कि इस वक्त बारिश हो रहा होता है, ये तीनों घर के सामने खड़े होते हैं और उस गांव में जो लोग अब्बा मुलिया के जरिए पोजेस्ट हुए होते हैं वो सारे मारे जा चुके होते हैं और जो लोग मारे जा चुके होते हैं उन्हें दफना दिया जाता है। जिसके बाद उस गांव में जो अब्बा मुलिया का कहर था वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। जिसके बाद ऐनून का जो टीचर होता है वो आखिरी बार ऐनून से मिलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ तक कि उसके साथ उसका दोस्त रिन्नी और बागस आए होते हैं, वो दोनों ऐनून से आखिरी बार मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद इस गांव में हमेशा नमाज पढ़ा जाता है और सारे लोग खुश रहते हैं। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।